खैरियत से भाई कहाँ पर अच्छी गुजरी होगी। और काफ़ी जो है वो आप लोगों ने ब्रेक को इस ब्रेक में सुकून भी लिया होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट ईद से पहले पढ़े थे उसको भूले नहीं होंगे। और आज जो है वो हमारा जो टॉपिक होगा वो टूल कॉलिंग होगा। आज का जो ये टॉपिक है इसमें थ्योरी आपने देखा कि जो हमने कोड पिछली लास्ट 2 क्लासेस में लिखा था, कोड आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया था। होपफुली आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ के आ रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि किस तरह ओपन एआई एजेंट्स में सारी जो बातें हो रही हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही हो रही है। आप चाहे एजेंट की क्लास बनाएं और उसके पैरामीटर्स को कॉल करें, आप चाहे रनर की क्लास बनाएं और उसके पैरामीटर्स को कॉल करें, आप चाहे तो आज टूल कॉलिंग को देखें। हर चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हो रही है। तो कॉन्सेप्ट अब चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हो या फिर जो है वो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के हो। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। कोडिंग आपने देखा, क्लास है, क्लास में चीज़ें कॉल हो रही हैं, ये तो काम आप कर चुके हैं और आगे भी यही करना है। अब उसके साथ साथ ओपन है एजेंट्स एसडीके के अपने भी कॉन्सेप्ट हैं कि भाई एजेंट क्या होता है, रनर क्या होता है, किस तरह लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आपकी जो है वो रिक्वेस्ट जाती है, किस तरह वो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपने देखी है और आज मजीद हम ओपन है एजेंट्स एसडीके के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल कॉलिंग। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टूल कॉलिंग। सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम समझेंगे और हम ये देखेंगे कि हम सॉल्व क्या करने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि हमें टूल कॉलिंग की ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या मसला है, ऐसी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें टूल कॉलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो सब और जो इसका सल्यूशन है, जो टूल कॉलिंग का सल्यूशन है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के लिए आसान है, कॉन्सेप्ट आपको अपना दिमाग खोल के, दिमाग को हाजिर रख के सारे आगे पीछे के काम छोड़ के अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ठीक हो गया जी। टूल कॉलिंग हमारा टॉपिक है, तो हम इस टॉपिक को शुरू करें। हम पिछली 2 क्लास से ही डिस्कशन कर रहे हैं कि एजेंट आप क्रिएट करते हैं और एजेंट रिक्वेस्ट कहाँ लेके जाता है, एलएलएम पे। कहाँ लेके जाता है, आपके एलएलएम पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके एप्लीकेशन का दिमाग है, ब्रेन है। क्यों ब्रेन है? क्योंकि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ। आप एलएलएम के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट से मीन्स आई, रिक्वेस्ट से मेरा मतलब है आप अपनी कोई भी क्वेरी भेजते हैं, यूजर इनपुट भेजते हैं, नेचुरल लैंग्वेज भेजते हैं। जो जब आप रनर की क्लास कॉल करते हैं तो रनर डॉट रन में एजेंट और फिर इनपुट, मैं उस इनपुट की बात करूँ तो इनपुट के पैरामीटर में आप अपनी क्वेरी लिख के भेजते हैं ना, जो उसको नेचुरल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज वो चीज़ जो आपको और मुझे समझ आए। अब चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज होती है। आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर और आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। क्यों रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। अब डाटा के ऊपर तो एलएलएम ट्रेन हुआ है। अब ये जो डाटा नाम का अल्फाज है ना, इसको हम मजीद और ब्रेक करते हैं कि डाटा तो है, लेकिन डाटा किस टाइप का है। हम आज ये भी देखेंगे किस टाइप का डाटा हमारे पास मौजूद है।
या किस टाइप का डाटा हो सकता है जिसकी यूजर क्वेरी। ठीक है, ये जो हम पिछले 2-3 क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं ना कि डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, बहुत सारे डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जिस डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है वो किस टाइप का डाटा है। डाटा को हम और छोटे चंक में ब्रेक करते हैं तो हमें समझ आएगा कि टूल कॉलिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं। हम टूल कॉलिंग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज लिखता हूँ कि भाई आपको पता है कि डाटा के ऊपर आपका जो एलएलएम है वो काफी वैरायटी ऑफ डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। मैंने यहाँ लिख दिया टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है, डाटा के ऊपर तो ट्रेन हुआ है बट टाइप्स ऑफ डाटा भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक डाटा होता है जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा है या वो डाटा है जो एलएलएम का डाटा सेट है। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास है वो उसका डाटा सेट है। सही है, या हिस्टोरिकल डाटा है, ज्योग्राफिकल डाटा है, जो भी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप्स ऑफ डाटा, एक वो डाटा जो एलएलएम का डाटा सेट है, मतलब जितना डाटा पे वो ट्रेन हुआ हो। और ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि एलएलएम जब ट्रेन होता है तो उसके पास रियल टाइम डाटा नहीं होता। यानी जैसे आज जून 2025 है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप, और होता भी यही है कि आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो आज यानी 2025 जून तक ट्रेन नहीं हुआ होगा। वो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले तक के डेटा पे ट्रेन हुआ होगा। तो ये एलएलएम का डाटा सेट होता है कि जिस डाटा पे वो ट्रेन है, और आसान करके बोलूँ तो डाटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इसको मैंने थोड़ा सा और क्लासिफाई कर दिया। जरूरी नहीं है ऑन इंटरनेट, भाई वो मैगजीन्स भी हो सकती है, वो नॉवेल्स भी हो सकती है, वो न्यूज़पेपर्स भी हो सकती है, वो बुक्स भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एलएलएम डाटा सेट। एलएलएम का डाटा सेट क्या होता है मैं फिर बताता हूँ, रिपीट करता हूँ कि जिस डाटा पे जितनी नॉलेज एलएलएम को है, जितनी नॉलेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल को है, वो उसका डाटा सेट है। अब चाहे वो 6 महीने पहले तक की नॉलेज हो उसके पास, 2 महीने पहले तक की हो या 4 महीने पहले तक की हो, वो उसका डाटा सेट है। मैं इसको अगर थोड़ा सा और क्लासिफाई करूं, अब जाहिर सी बात है अगर 4 महीने पहले का डाटा तो वो रियल टाइम डाटा तो नहीं है ना, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ नॉन रियल टाइम डाटा। थोड़ा सा मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया। एलएलएम का डाटा सेट रियल टाइम नहीं होता, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको आसानी से याद रहे नॉन रियल टाइम डाटा। एक तो ये चीज आप उससे पूछेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, नॉन रियल टाइम डाटा यानी हिस्टोरिकल डाटा, मैं अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल से सवाल करूं, सपोज करें आप लोग सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मैं आपसे सवाल करूं हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, क्या ये रियल टाइम डाटा या हिस्टोरिकल डाटा है? हिस्टोरिकल डाटा। क्यों? क्योंकि ये आजकल की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। मैं आपसे पूछूं हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2008, हिस्टोरिकल डाटा है रियल टाइम डाटा है? हिस्टोरिकल डाटा। मैं आपसे अब सवाल करूं कि गिव मी द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईरान एंड इजराइल डिस्प्यूट, ये हिस्टोरिकल डाटा है रियल टाइम डाटा है? रियल टाइम डाटा है, क्योंकि ये आजकल की बात है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द करंट यूएसडी कन्वर्जन रेट टू पीकेआर, हिस्टोरिकल डाटा के रियल टाइम डाटा? रियल टाइम डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे मसला है, मैं पूछूंगा फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बता देगा। ठीक है, एक तो हो गया मेरे पास नॉन रियल टाइम डाटा। एक और चीज मेरे पास होती है जो अभी हमने डिस्कस कर भी ली लगे हाथ, वो होता है क्या चीज भैया? रियल टाइम डाटा। क्या चीज होती है? रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा में क्या आता है कि भाई आज डॉलर का क्या रेट है, स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स क्या है, आज कौन सी तारीख है, क्या दिन है, ये रियल टाइम डाटा है। ठीक है,
कोई भी चीज जो आजकल में हो रही है वो रियल टाइम डाटा, कि आज सुबह सुबह जो भी वॉर की लेटेस्ट न्यूज थी वो रियल टाइम डाटा। तो रियल टाइम डाटा का एक्सेस है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, जो आप एजेंट अपनी एप्लीकेशन में बनाते हैं ना, उसके पास नहीं होगा। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई करेंसी रेट या डिजिटल करेंसी रेट, आज की डेट, 100 इंडेक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, आज जो भी न्यूज़ है, वेदर है, ये सब क्या चीज़ है? रियल टाइम डाटा है। फिर एक और किस्म का डाटा होता है जो कि होता है आपका पर्सनलाइज्ड डाटा। क्या चीज होती है भाई? आपका पर्सनलाइज्ड डाटा। अब ये पर्सनलाइज्ड डाटा से क्या मुराद है भाई? यानी वो डाटा जो आपका अपना पर्सनल है। अब वो पर्सनल डाटा कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस हो, तो वो डाटा तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होगा। अगर आप आपकी कंपनी के डेटाबेस में अगर टॉप 10 एम्प्लॉयज का डाटा है और आप चैट जीपीटी पे जाके पूछें कि भाई मेरी कंपनी के एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरी कंपनी का नाम है, उसके टॉप 10 एम्प्लॉयज बताओ जो काम भी टाइम पे करते हैं, आते भी टाइम पर है, ज़्यादा इधर उधर घूमते भी नहीं है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या उसमें ट्रेन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना पर्सनलाइज्ड डाटा है। अगर आप ये प्रॉम्प्ट लिख के अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास तो इस तरह का कोई डाटा है ही नहीं, मैं तो इस तरह की कोई कंपनी को जानता ही नहीं हूँ। तो ये पर्सनलाइज्ड डाटा होता है, जैसे आपकी अपनी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस। आपका अपना रिज्यूमे भी आपका अपना पर्सनलाइज्ड डाटा है। आप अपने रिज्यूमे में सपोज करें वो रखा हुआ है कहीं पे, आपके पास नॉर्मल पीडीएफ है अपने पास रखी हुई, आपका पर्सनल डाटा है ना, जिसमें आपकी बातें हो रही हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको ये है वो है, ये आपका नाम है, ये आपकी ये आपका ईमेल एड्रेस है, इतना आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। क्या आपके रिज्यूमे से रिलेटेड डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये मसला है। अब आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जो डाटा होता है ना, वो वही होता है जिस डाटा सेट पे वो ट्रेन हुआ। बात खत्म, ठीक है। और ये भी समझ आ गया रियल टाइम डाटा, पर्सनलाइज्ड डाटा। जैसे आपका कंपनी, मैं लिख देता हूँ रॉन्ग ब्रैकेट्स में, कंपनी डेटाबेस या आपका अपना सीवी या रिज्यूम। और रियल टाइम डाटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल करेंसी रेट, डेट, करंट डेट लिख देता हूँ। और क्या हो सकता है भाई? वेदर। ये डाटा जो आता है आपका रियल टाइम डाटा में आता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच रहे, वहां तक हम नहीं पहुंचे। क्या ये 3 चीजें सबको क्लियर है? यस और नो? नाइस। अब हम तो बना रहे हैं एजेंटिक एप्लीकेशंस। हम तो क्या बना रहे हैं? एजेंटिक एप्लीकेशंस। अपने पर्सनलाइज्ड डाटा में हमारा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमारी जीमेल में जो जीमेल का जो हमारा मेल बॉक्स है, उसमें जो इतने सारे मेल्स हैं, जितनी सारी ईमेल आएंगे, वो भी हमारा पर्सनलाइज्ड डाटा है। कुछ भी हो सकता है। वो डाटा जो आपसे रिलेटेड है वो पर्सनलाइज्ड है। जो रियल टाइम डाटा है वो करेंसी रेट वगैरह वगैरह। अब हम तो बना रहे हैं एजेंटिक एप्लीकेशन। ठीक है, एजेंटिक एप्लीकेशन हमने बना दी। यूजर का अगर कोई प्रॉम्प्ट आया, उस पर अगर वो एलएलएम ट्रेन हुआ है हिस्टोरिकल डाटा में, तो ठीक है, काम सही चल रहा है। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, वो कुछ आपसे ऐसा सवाल करता है या आपसे कहता है कि भाई एक ऐसी एप्लीकेशन बना दो जो फाइनेंस एप्लीकेशन हो मेरी, मतलब जिसमें या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एप्लीकेशन हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, तो अब क्या होगा भाई? मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है डिजिटल करेंसी में,
अब अगर 6 महीने पहले बिटकॉइन का अगर रेट मुझे कोई आज दिखाएगा तो मेरे किस काम का, किसी काम का नहीं है। मुझे अगर कहीं घूमने जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसी वेब एप्लीकेशन या ऐसी एक एआई एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें यूजर को रिकमेंडेशन मिलता है कि अगर वेकेशन आ रहे हैं तो कहाँ घूमने जाना है। सपोज मुझे नॉर्दर्न एरियाज जाना है, आज जाना है, आज निकलना है या अगले हफ्ते निकलना है, और मेरी एक अगर ऐसी एजेंटिक एप्लीकेशन है जिसमें मैं सवाल करूं कि भाई कौन सी डेस्टिनेशन मेरे लिए बेहतर रहेगी, कौन सा होटल मेरे लिए बेहतर रहेगा, वहां पे क्या मौसम है, तो मुझे तो आज का या आने वाला डाटा चाहिए। उस पर तो मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन ही नहीं हुआ है। अब यहाँ तो मैं प्रॉब्लम में फंस गया कि रियल टाइम डाटा अगर मैं बना रहा हूँ वो तो मेरे पास है ही नहीं। हमने लास्ट क्लास में ट्रांसलेशन करवाया, ठीक है, ट्रांसलेशन उसने कर दिया। हमने उससे ऐसे लिखवाया कि मैं पाइथन पे एक ऐसे लिख के दो, नेक्स्ट जीएस के ऊपर एक ऐसे लिख के दो, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है उस पर ऐसे लिख के दो, उसने लिख के दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उस डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ था। लेकिन अगर मैं कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें मुझे करंट रियल टाइम डाटा चाहिए, तो उस पर तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन ही नहीं हुआ हो। तो ये तो एक मसला है, एक बड़ा जेन्युइन कंसर्निंग मसला है कि भाई अगर मेरे एप्लीकेशन के ही लिमिटेशन हैं तो मैं काम किस तरह करूँगा। जहां पर भी ये मसला है ना कि आपको रियल टाइम डाटा चाहिए, रिस्ट्रिक्शन हो रही है एलएलएम के डाटा सेट की वजह से, क्योंकि आपको रियल टाइम डाटा चाहिए, वहां पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है आपके पास टूल कॉलिंग का। किस चीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है? टूल कॉलिंग का, जहां पे आपको रियल टाइम डाटा की नीड हो। अच्छा, ये पर्सनलाइज डाटा भी हो सकता है। अभी मैंने सिर्फ इस चीज को रियल टाइम डाटा बोल, चले मैं दोनों बोल दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जहां पे भी मुझे रियल टाइम डाटा की नीड हो या मुझे अपने पर्सनलाइज डाटा की नीड हो, वहां पे बारी आती है टूल कॉलिंग की। किस चीज की बारी आती है? टूल कॉलिंग की। अगर मैं यहाँ पे, ये मेरे main.py है, इसमें मैं connection.py यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये वही कोड है जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, बस मैं एलएलएम की कनेक्टिविटी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं main.py में नहीं रखता, इसको मैं connection.py में रखता। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, और .env के अंदर मैंने जो है वो अपनी जेमिनी की की लगा दी। ठीक हो गया। कनेक्शन.py में क्या मसला आ रहा है? एसिंक ओपन है फ्रॉम एजेंट्स एसिंक ओपन है और रन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया जी। अभी हमारी कनेक्टिविटी का वही पर्पस है, एसिंक ओपन है की लाइब्रेरी। अभी हम एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो लाइट एलएलएम भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ओपन राउटर को भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। कनेक्शन.py आ गया। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर। ठीक हो गया। फ्रॉम कनेक्शन, ये कनेक्शन की वही फाइल है जो अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। फ्रॉम कनेक्शन इंपोर्ट कॉन्फ़िग। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना एजेंट बना लिया। ये वही काम है जो हम लास्ट क्लास में कर चुके। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल करेंसी रेट नेम। दूसरा पैरामीटर क्या आता है एजेंट की क्लास में? रूल्स आता है। सिर्फ 4 लोग हैं इस क्लास में। इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या है? गाइडेंस मिलती है किसको? डेवलपर को, एजेंट को। ठीक है, एजेंट को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगी। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन में पास करूंगा वो मेरा सिस्टम कौन कह सकता हूं मैं? जो भी इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में पास होगा
वो क्या होगा, मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा। क्या होगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम का क्या मतलब है कि ये सिस्टम जो मैं बना रहा हूं, मीन्स जो मेरा एजेंट बना रहा हूं उसका बिहेवियर क्या होगा, क्या होगा उसका बिहेवियर क्या होगा। तो इंस्ट्रक्शंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे इस एजेंट की क्लास में। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा इट मीन्स वो मेरे एजेंट का बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिखा था ना, यू आर अ ट्रांसलेटर एजेंट या यू आर अ राइटर एजेंट, तो यहाँ पे वही काम है। मैंने लिख दिया यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, योर टास्क इज टू हेल्प यूजर विद इट्स क्वेरीज। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट लिखा, बिल्कुल सिंपल सा, नथिंग फैंसी। यहाँ मैं चाहूँ ना, अच्छा जरूरी नहीं है एक दो लाइन का ही प्रॉम्प्ट हो, या आप चाहे 10-20 लाइन का जितना भी रिफाइन करके एग्जाम्पल के साथ प्रॉम्प्ट लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हो गई। कुछ मिसिंग है यहाँ पे एजेंट की क्लास में, कुछ भी मिसिंग है, देख के बता दें। चलो थोड़ा सोच, आप लोगों का सन्नाटा बता रहा है। आप लोगों ने इतनी छुट्टियों में कोई पढ़ाई नहीं की, सिर्फ गाय बकरे घुमाए। और बारबेक्यू की रनर, रनर की क्लास अभी यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रनर डॉट, कितने मेथड्स होते हैं मेरे पास, 3 मेथड होते हैं। पहला कौन सा होता है, रन सिंक। रन सिंक क्या करता है, रन सिंक जो होता है वो एसिंक्रोनस होता है। सही कह रहा हूं मैं, रन सिंक एसिंक्रोनस होता है या सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रन अंडरस्कोर सिंक। आप सिंक से याद रख लें कि ये क्या चीज है, सिंक्रोनस है। और क्योंकि एक फंक्शन है तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से रैप कर दिया। ठीक है, पहला पैरामीटर इसमें कौन सा होता है, स्टार्टिंग एजेंट। पहला पैरामीटर कौन सा होता है, स्टार्टिंग एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट मेरा क्या है, ये सिंपल एजेंट, इसको मैंने यहाँ पे एजेंट लिख दिया। कॉमा दूसरा पैरामीटर क्या होता है, इनपुट। इनपुट यानी मेरी यूजर की क्वेरी, यानी मेरा प्रॉम्प्ट, यानी नेचुरल लैंग्वेज जो यूजर पास करेगा। हम जब चैट जीपीटी के जीयूआई पे जाते हैं तो नीचे एक इनपुट फील्ड होती है, वहां पे हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, या नेचुरल लैंग्वेज जो यूजर पास करता है आप उसको वो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक अपनी क्वेरी लिख दी, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट में जाके रन कॉन्फ्लिक्ट, रन कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या वेरिएबल है, ये कॉन्फ्लिक्ट मेरा वो वेरिएबल है जो मेरे पास ऊपर कनेक्शन की फाइल से आ रहा है। कनेक्शन की फाइल में कॉन्फ्लिक्ट में क्या चीज है, ये चीज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो चीजें की, एक तो अपना एजेंट बना लिया और रनर बना लिया। दूसरी चीज मैंने क्या की, जो मेरी कनेक्टिविटी फाइल थी ना, जो मेरी कनेक्टिविटी के 2-4 वेरिएबल्स थे, मैंने उसको एक अलग से फाइल में रख दिया। कहाँ पे रख दिया, अलग से फाइल में। ये कॉन्सेप्ट चीजों को अलग से फाइल में रखने का जाना पहचाना है, आज पहली बार देख रहे हैं आप लोग, जाना पहचाना है। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मॉड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। अब मॉड्यूल्स का पर्पस समझ में आया कि वो चीजें जो हर जगह यूज हो रही हो सकता है मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट का वेरिएबल और 10 जगहों पे चाहिए हो। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसको main.py में कॉपी करूं और हर 10 जगह पे कॉपी करूं, या तो मैंने इसका एक सेंटर पॉइंट बना दिया। क्या बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। टेक्निकल अल्फाज में मैंने एक मॉड्यूल बना दिया, एक सेपरेट फाइल बना दी। अब जब भी मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट का वेरिएबल चाहिए होगा, मैं क्या करूंगा, इसको अपने सेंटर पॉइंट से या अपने मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लूंगा। तो ये यहाँ पे दो चीजें कर दी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट को यहाँ पे
प्रिंट करवाऊँ। पहले मैं इस कोड को चला के देख लूँ। अच्छा जी, एक बात जो कोड इनिशिएट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के सामने अभी क्लास शुरू होने से पहले मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया था .ven के नाम से। ये क्या चीज होती है? वर्चुअल एनवायरनमेंट। आप जब भी कोई अब एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट लाजमी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है, उसके बाद आप अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो पैकेजेस होते हैं वो आपके ग्लोबल सिस्टम से आइसोलेट होते हैं। क्या होते हैं? आइसोलेट होते हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तो पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट लाजमी बनेगा और उसके बाद जो है वो आपके पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, उसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे। सही है? तो ये सीन है। और वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने एक्टिव भी कर दिया है। मैं दोबारा यहाँ पे ये टर्मिनल मैंने अभी ओपन किया है ना। मुझे किस तरह पता चलेगा कि मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है कि नहीं? कोई एक हैंड रेस करके बता सकता है? जी आप बताएं। कहाँ पे स्टार्ट? सही है, राइट। कहाँ पे आ जाता है? ड्राइव से पहले। मुझे एक इनपुट, अब आप लोग बताएं, मुझे एक इनपुट यहाँ से ये मिला है कि जो मेरा ये डेस्टिनेशन लिखी हुई है ना यहाँ पे, इसके पहले राउंड ब्रैकेट्स में मेरे फोल्डर का नाम आ जाएगा। अगर ये एक्टिव होता तो या मैं एक्टिव करूंगा तो। सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, अब मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव करने के लिए मेरे पास ये यूवी की डॉक्यूमेंटेशन पे कमांड लिखी हुई, इसको मैंने पेस्ट किया और मेरे पास ये चीज एक्टिव हो गई। ठीक है, क्लास 03 नाम का मैंने फोल्डर बनाया। यूवी को यूज करके मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बनाता है, पैकेज मैनेजमेंट भी करता है और मेरी फाइल को भी रन करेगा। अब यूवी से फाइल कैसे रन होती है? आप लोग पहले कैसे करते थे? पाइथन, और जो भी फाइल का नाम था हमारे केस में main.py, आप लोग यही काम करते थे, पाइथन लिखते थे main.py। अब क्योंकि आप लोग यूवी को यूज कर रहे हैं तो आप लोग पाइथन नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे यूवी रन। क्या लिखेंगे? यूवी रन। जैसे npm रन लिखते थे ना नेक्स्ट.js में, इस तरह यहाँ पे यूवी रन लिखेंगे। यूवी रन main.py। एंटर किया मैंने, एपीआई की आ गई। मेरा कोड यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं करा, प्रिंट रिजल्ट डॉट। मेरे पास इंटेलिजेंस में इतनी सारी चीजें आ रही हैं। न्यू आइटम्स आएगा कि रॉ रिस्पॉन्स आएगा? फाइनल आउटपुट, ये तो की बात है। अच्छा, किस डेटा टाइप में आंसर आएगा? एरे में, डिक्शनरी में, सेट में? लिस्ट में, डिक्शनरी में, सेट में या स्ट्रिंग में? स्ट्रिंग में आंसर आएगा। ठीक है, तो किस चीज में आंसर आएगा? स्ट्रिंग में आंसर आएगा। अभी तक मैंने कुछ भी यहाँ पे फैंसी नहीं किया है, वही काम किया जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। और मेरी अब फाइल कैसे रन हो रही है? यूवी रन main.py। फाइल को मैंने एंटर किया, मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। हिस्टोरिकल डाटा, रियल टाइम डाटा? हिस्टोरिकल डाटा है। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये मेरे पास डाटा आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी क्वेरी क्या लिखी थी, वो इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान।
मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं अपनी एक और क्वेरी लिखता हूँ, फाइनल आउटपुट कहाँ से आया? व्हाट इज द करंट USD to PKR, what is the conversion rate of USD to PKR? रियल टाइम डेटा की क्वेरी है या हिस्टोरिकल? रियल टाइम। अभी देख लेते हैं। चलिए, इसको मैं क्लियर नहीं करता, अब मैंने इसको रख दिया। फाइनल आउटपुट भी तो करने वेरिएबल रिस्पॉन्स तो इसने मुझे करा, अब रिस्पॉन्स पढ़े क्या करें? as of December 2nd 2023 at an अब रिस्पॉन्स आपने पढ़ लिया, सुकून से पढ़ लिया और अपने आप को जवाब दें कि क्या अगर आज 22 जून 2025 को मुझे डॉलर का रेट चाहिए तो क्या ये वैल्यूएबल है? नहीं है। मतलब जब तक ये ट्रेन हुआ है ना, वो डाटा इसने मुझे दे दिया। कभी कभी अभी तो इसने मुझे डाटा लाके भी दे दिया, ठीक है। कभी कभी ये सॉरी भी बोल दे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, सही है। अब ये डाटा मेरे काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि आज 22 जून 2025 में मैं 2 दिसंबर के डॉलर का रेट क्या करूंगा? मुझे अगर डॉलर कन्वर्ट करवाने हैं अपने, तो मुझे आज का ही रेट चाहिए ना, इंटर बैंक या ओपन मार्केट, आज का ही चाहिए होगा। 2 दिसंबर का मैं डाटा अपने पास रख के क्या करूंगा? तो यहाँ पे एक मसला है। अगर मैं इसको कहूं कि भाई, एक और प्रॉम्प्ट लिखा मैंने, अभी ऑर्गेनाइजेशन सपोज करते हैं हमारी गवर्नर हाउस की, आपके एग्जाम हुए, मुझे हमारी क्लास में से टॉप 10 स्टूडेंट्स चाहिए। हु आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम संडे आफ्टरनून? अचीव ए ग्रेड। अब ये मैंने इसको क्वेरी लिख के दे दी। अब ये पिछली क्वेरी वो थी जो रियल टाइम डाटा था, ये वो क्वेरी है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि भाई संडे आफ्टरनून में से वो स्टूडेंट्स मुझे सर्च करके दो जिन्होंने ए ग्रेड अचीव किया है। इसका भी रिस्पॉन्स लेके देख लेते हैं। ये एपीआई की मैं यहाँ से हटा दूँ। क्या लिख के दिया इसने? आई एम सॉरी, I cannot provide you with the latest top 10 students from A grade Sunday afternoon. Privacy concern जो भी इसने अपनी बात करी थी, एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसने यहाँ पे की वो ये पढ़े, lack of access of data. I do not have the access of schools or educational institute of students record. कि भाई अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा मांगोगे इस सूरत में, या पिछले केस में डॉलर का रेट मांगोगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स मांगोगे, तो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। प्रॉब्लम अभी हमने जो भी डिस्कस किया और इसका सोल्यूशन है टूल कॉलिंग। अभी टूल कॉलिंग क्या होता है, कैसे होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जितना हमने डिस्कस किया ना, आपके पास 1 मिनट है, इसको जेन्युइनली अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अगर ये प्रॉब्लम समझ आएगा तो ही आगे की चीज समझ आएगी, वरना आप लोग यहीं पे बच जाएंगे। वो किस टाइप का होता है, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। अच्छा जी, तो हमने अभी क्या देखा कि हमने जो हमारे पास एलएलएम का डाटा है वो किस टाइप का है। एक तो वो डाटा है जो डाटा सेट एलएलएम का खुद है, एक वो चीज़ है जो रियल टाइम डाटा है, एक पर्सनलाइज है। एलएलएम के पास जो डाटा सेट है उसमें वो जो पाकिस्तान का फाउंडर है उस पर ट्रेन हुआ था, तो उसने उसका आंसर ला के हमें दे दिया। रियल टाइम डाटा हमने उससे डॉलर का रेट मांगा, उसने इररिलेवेंट डाटा हमें पास कर दिया।
फिर हमने उसको कहा कि भाई टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम निकाल के दो जिन्होंने ए ग्रेड अचीव किया है, उसने वो भी जो है वो उस क्वेरी से डिनाई कर। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारे एलएलएम के पास दो तरह का जो डाटा है वो नहीं होता है, एक रियल टाइम और दूसरा पर्सनलाइज्ड डाटा। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, ये सिनेरियो समझ में आ गया, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? कहाँ यूज कर रहे होते हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। आप chatgpt.com पे जाएं, GUI पे आपने कहा कि भाई यहाँ जाओ, जो उसकी GUI है, और यहाँ पे अगर मैं उससे कुछ पूछूंगा तो वो मुझे आंसर कर देगा। आपने जो सवाल मुझसे किया ना, वो सवाल आप मुझसे भी करें। वो आपको बोलेगा कि मैं भी अपने पास टूल को यूज कर रहा हूँ। ये टूल है क्रिएट एन इमेज, सर्च द वेब। ये वेब को ही सर्च करेगा, सही है। ये भी अपने पास टूल्स को ही यूज कर रहा होता है। जब ये सारी चीजें नई नई आई थी ना, तो ये सेम रिस्पॉन्स जो अभी आपके टर्मिनल के ऊपर आया है ना, वही रिस्पॉन्स आपको यहाँ भी मिलता है। अच्छा, सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी एक सवाल मेरे पास ये है कि जब हम chatgpt.com या किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की GUI पे जाते हैं तो वो तो हमें रियल टाइम डाटा दे देता है। वो भी जो आपको डाटा देता है वो टूल को यूज करके वही देता है। आप यहाँ देख रहे हैं टूल्स का मेरे पास एक ऑप्शन है, ये टूल्स का ऑप्शन है, ये प्रॉम्प्ट के अंदर ही है। ये वेब को ही सर्च करेगा, यानी ये भी अपने पास टूल्स को ही मेरे पास सर्च कर रहा है। अगर आप इससे डॉलर करेंट आज पूछेंगे बता देगा, आप इससे पूछें ईरान इजराइल डिस्प्यूट, ये बता देगा। ये बेसिकली अभी जो आपके पास रिस्पॉन्स टर्मिनल में आया ना, आई एम सॉरी, ये इसी टाइप का रिस्पॉन्स जब ये LLM या जब ये टेक्नोलॉजी नई नई रिलीज हुई थी ना, तो हमारे पास GUI के ऊपर भी यही रिस्पॉन्स आता था। अब हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे हमारे एजेंट में आ रही है और वहाँ पे उसकी GUI पे वो टूल को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें भाई हम? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टूल कॉलिंग का। क्या चीज़? टूल कॉलिंग का। मैं गूगल पे आता हूँ और ओपन एआई एजेंट्स SDK की डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ। ओपन एआई एजेंट्स SDK, तो सबसे पहला लिंक है, आप वहाँ आ जाइए। दूसरी रिसोर्स आपके पास क्या है? जो हमारी ऑफिशियल गिटहब रिपोजिटरी है। आप आए लर्न एजेंटिक AI के ऊपर और यहाँ पे जो हमारी रिपोजिटरी का लिंक है, और यहाँ पे कौन सा स्टेप? स्टेप 01 AI एजेंट फर्स्ट, ठीक है। यह सारे AI एजेंट्स के हमारे पास चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन, एक रिपोजिटरी, एक फोल्डर है टूल्स, तो यहाँ पे आप आके ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ओपन एआई एजेंट्स SDK की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड पे साइड बार है, इस पे आप थोड़ा फोकस करें, थोड़ा सा स्क्रॉल करें, और यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा टूल्स, ठीक है। ये वही टूल्स है जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। अब जहाँ मैं फंस गया, मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल फंस गया, रियल टाइम डाटा नहीं है, वो आ जाएगा कहाँ पे? मेरे टूल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे टूल 3 तरह के, कितने तरह के? 3 तरह के। एक होस्टेड टूल है, एक फंक्शन कॉलिंग है, एक एजेंट्स टूल। हम अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन कॉलिंग। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन कॉलिंग। होस्टेड टूल्स और एजेंट्स एज टूल्स के भी अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एजेंट्स एज टूल्स और होस्टेड टूल को यूज करने की एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन, वो शर्त क्या है कि अगर आपको होस्टेड टूल्स यूज करने या एजेंट्स एज टूल यूज करने, तो आपके पास ओपन एआई की API की होनी चाहिए।
इसको आप फ्री में जेमिनी के साथ, क्लाउड के साथ, डीप सीक के साथ यूज नहीं कर सकते। आपको होस्टेड टूल्स और एजेंट्स एज टूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन एआई की सीक्रेट की एक्वायर करनी पड़ेगी, जो कि $5 के पॉपअप के साथ आ जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो होस्टेड टूल है ना, होस्टेड का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं वो होस्ट हो रहे हैं। अब ये कहाँ होस्ट हो रहे? ओपन एआई के सर्वर के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, ओपन एआई का अगर सर्वर चाहिए, अगर उस तक पहुंचने की रसाई चाहिए, तो उसके लिए पैसे जमा कराने पड़ेंगे ना, उसका एक्सेस चाहिए, पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो हम ओपन होस्टेड टूल्स और एजेंट्स टूल्स के लिए हमारे पास ओपन एआई की होना जरूरी है। हम पढ़ेंगे फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग मैंने कहा था आपको एक सेंटेंस शुरू में कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई है। कैसे करनी भाई? फंक्शन कॉलिंग मतलब these allows you to use any Python function as tools। आपने पाइथन में फंक्शन बनाए? यस और नो? ये सिंपल आपके पाइथन के फंक्शंस होते हैं। हम करेंगे टूल कॉल, और टूल कॉल में करेंगे यूज अपना फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जो सिंपल पाइथन फंक्शन होता है डेफ के कीवर्ड के साथ जो आप क्रिएट करते हैं, उसको आप यूज करेंगे एज अ टूल। हमारे पास 3 किस्म के टूल है: होस्टेड टूल, फंक्शन टूल और एजेंट्स एज टूल। होस्टेड और एजेंट्स एज टूल के लिए जरूरी आपके पास ओपन एआई की हो। क्यों? क्योंकि वो ओपन एआई के सर्वर के ऊपर रन होते हैं। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? हमारे सिंपल पाइथन फंक्शन। क्या होता है? सिंपल पाइथन फंक्शन, जिसमें या तो एक लाइन की स्ट्रिंग भी रिटर्न हो सकती है या लंबी चौड़ी एपीआई की लॉजिक भी लिखी हो सकती है। ठीक है? किसी को कोई सवाल है यहाँ तक? पक्की बात है? अच्छा, होस्टेड टूल्स होते क्या है? इसका मतलब ये हम डिस्कस नहीं कर सकते। ओपन एआई ऑफर्स अ फ्यू बिल्ट इन टूल्स। खत्म। ये जो होस्टेड टूल्स होते हैं ना, जो ओपन एआई के सर्वर के ऊपर ही चलते हैं, ये ओपन एआई वालों ने खुद हमें बनाकर दे दी। अब वो क्या होता है? वेब सर्च टूल। क्या? इंटरनेट को सर्च कर। आपने अभी देखा ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंटरनेट के ऊपर करंट रियल टाइम डाटा को नहीं ला सकता, तो कहते हैं मेरे पास एक वेब सर्च टूल है, उसको यूज कर लो। फाइल सर्च टूल, मैंने अभी अपने रिज्यूमे की, आपके रिज्यूमे की बात की, आप अपने फाइल सर्च टूल में अपना रिज्यूमे अटैच कर दो, तो आपके पास फाइल सर्च टूल काम आ जाएगा। कंप्यूटर टूल। कंप्यूटर टूल का क्या मतलब है कि ये आपके अपने लैपटॉप को, जिस पे आप काम कर रहे हैं ना, जो ये रखा हुआ है, इसको भी एक्सेस कर सकता है। और मजीद कुछ टूल्स हैं यहाँ। ठीक है? हम ये सेम काम अभी, क्योंकि हमारे पास फ्री एपीआई की है, तो हम इसको फंक्शन कॉलिंग के साथ कर लेंगे। ठीक है? और फिर एक चीज क्या होती है? एजेंट्स एज टूल। एजेंट्स एज टूल का क्या मतलब है? इस सिर्फ लेबल को पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? एज अ टूल। एजेंट्स एज टूल का मतलब ये है कि जो आप अपने एजेंट बनाते हैं ना, उसी को ये एज अ टूल यूज कर सकते हैं। अभी जो आपने ट्रांसलेटर एजेंट बनाया, राइटर एजेंट बनाया, और जो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने के लिए जो एजेंट्स बनाए होंगे, वो जो आपने एजेंट्स बनाए, वो भी सारे एज अ टूल यूज हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। एडवांस यानी फंक्शन कॉलिंग पढ़ लेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, एजेंट्स एज टूल के कुछ अपने कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अभी हम 90% कॉन्सेप्ट आपके वही है। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन कॉलिंग। हम पढ़ रहे हैं क्या? टूल कॉलिंग। टूल 3 तरह के हमारे पास: होस्टेड टूल, एजेंट्स एज टूल और फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? सिंपल आपके पाइथन के फंक्शन होते हैं, जिसमें आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं,
या आपकी मर्जी आप उसमें एपीआई इंप्लीमेंटेशन लिख लें, या आपकी मर्जी आप अपनी डेटाबेस की कोई क्वेरी लिखें। अभी हम इसको सिंपल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहले टूल्स क्या होते हैं, और 3 तरह के जो टूल्स हैं हमारे पास, जल्दी से पहले अपने बराबर वाले को डिस्कस करें। और एजेंट्स एज टूल, ये 3 चीजें हमने पढ़ी। वो 3 लड़कियां जिनके डेस्क पे चेयर पे ग्रीन बॉटल रखी हुई है, वुड यू गाइस लाइक टू कम टू स्टेज एंड एक्सप्लेन? क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोग कब से बातें कर रहे हैं। आई थिंक यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। व्हाई देयर इज एन awkward साइलेंस? बातें करो यार, क्लास में आए हो आप लोग। आप लोग, आई अंडरस्टैंड, जब दोस्त बैठे होते तो बातें करने का दिल होता है, बट प्लीज फोकस ऑन स्टडीज, ठीक है? अगर फिर भी किसी को बात करनी है तो मार्की के दोनों दरवाजे खुले हैं, ठीक है? तो प्लीज फोकस। और 3 घंटे की क्लास होगी हफ्ते में 1 दिन, तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करने, क्योंकि हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आपको घर जाके भी डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़नी पड़ेगी। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो सर कासिम की लंबी लंबी 3-3 घंटे की वीडियोस देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो बेहतर यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है? होस्टेड टूल, फंक्शन कॉलिंग और एजेंट्स टूल हम पढ़ेंगे अभी। सिंपल फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग क्या होते हैं? सिंपल एंड सिंपल पाइथन के फंक्शन। अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट टू गेट एवरीथिंग अंडर अ सिंगल फाइल, मैं यहीं पे बना लेता हूँ। जब हमारे पास टूल की तादाद इंक्रीज होगी तो मैं इसकी डिफरेंट टूल्स डॉट पी वाई की फाइल बना लूँ। पाइथन का फंक्शन कैसे लिखते हैं हम? डेफ। मैं चाह रहा हूं कि भाई अभी मेरे पास करंट डॉलर का रेट है, ठीक है? ये मैंने अपनी क्वेरी एक्टिव कर दी। सिंपल मैंने यहां पे एक चीज लिख ली, डेफ यूएसडी टू पीके। पाइथन का फंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब ये एजेंट अलग है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? यूएसडी टू पीकेआर, यहां में सिंपल, अभी जस्ट टू गेट स्टार्ट विथ थिंग्स, एक सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करवा, रिटर्न सिंपल स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज ₹280। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी, जस्ट टू गेट स्टार्ट विथ थिंग्स। अभी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं ना भाई, डॉलर का रेट तो रोज चेंज होता है, कभी 280, 25, कभी 280, 281, कभी 278, ठीक है? आप लोग अपनी जगह पे सही है। जस्ट टू गेट स्टार्ट विथ थिंग्स एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट किस तरह चल रहा है, क्या काम हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाई है कि भाई आज के डॉलर का रेट 280। सिंपल पाइथन फंक्शन बन गया। मैं यहाँ पे स्टेप्स भी लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज याद रहे। फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, टूल कॉल पढ़ रहे हैं, और टूल कॉल में हम क्या देख रहे हैं, टूल कॉलिंग, फंक्शन कॉल। ओके, फंक्शन कॉलिंग के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन डेफ के कीवर्ड के साथ आपने नाम लिखा, पाइथन फंक्शन बन। दूसरी चीज, अभी जो भी आपने इंप्लीमेंटेशन की, ऑफ कोर्स मैंने यहाँ सिंपल एक लाइन की स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी 2-3 स्टेप और मजीद लगेंगे, सही है? मैं डॉक्यूमेंटेशन में से आ गया। डॉक्यूमेंटेशन को देखने की आप में हैबिट होनी चाहिए। होस्टेड टूल्स हम नहीं कर रहे, स्क्रॉल मैंने किया, मैं आगे फंक्शन टूल, या लिखा हुआ भी है, यू कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज टूल। अपने पाइथन फंक्शन को ही टूल बना दो। द एजेंट एसडीके विल सेट अप टूल ऑटोमेटिकली, यानी बिहाइंड द सीन से खुद काम कर लेगा। और यहाँ पे कुछ इसके डिस्क्रिप्शन लिखे हो, आगे चलकर लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटा सा कोड स्निपेट भी लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज क्या है, आपने यहाँ पे
एजेंट देख लिया। एक यहाँ पे डेकोरेटर है आपके पास फंक्शन अंडरस्कोर टूल का। क्या चीज है यहाँ पे? फंक्शन अंडरस्कोर टूल। ये कहां से इंपोर्ट हो रहा है? एजेंट की लाइब्रेरी से। कहां से इंपोर्ट हो रहा है? एजेंट्स की लाइब्रेरी से। क्या इंपोर्ट हो रहा है? दो चीजें यहाँ पे, एक तो फंक्शन टूल की क्लास है और फंक्शन अंडरस्कोर टूल का फंक्शन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये क्लास है और ये फंक्शन है? सॉरी, एग्जैक्टली, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है और ये पास्कल के इसमें लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा था ना कि जब भी क्लास इनिशिएट होती है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और ये फंक्शन है। तो मैंने फंक्शन कहाँ इसको कॉपी किया? कहाँ से कॉपी किया? एजेंट्स की लाइब्रेरी से इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एक कॉमा लगा के रनर के बाद लिख दिया। देखिए इसके कलर में भी डिफरेंस है। इसका कलर एक्वा कलर है और ये फंक्शन का येलो कलर। अब दूसरा स्टेप यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंपोर्ट फंक्शन अंडरस्कोर टू। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया आपने। तीसरी चीज, जो आपने अभी फंक्शन बनाया है, जो फंक्शन आप चाहते हैं कि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल या आपका एजेंट उसको टूल रिकॉग्नाइज करे, उसके लिए जरूरी है कि जो फंक्शन की इनिशियलाइजेशन है, जो फंक्शन इनिशियलाइजेशन है उसके ठीक ऊपर आप लिखे @ और फंक्शन अंडरस्कोर टूल जो भी आपने इंपोर्ट किया। ठीक है, क्या किया आपने? @ का साइन लगाया और फंक्शन अंडरस्कोर टूल आपने जो इंपोर्ट किया था एजेंट्स की लाइब्रेरी में से, उसको यहाँ पे आपने लिख दिया। इसका क्या मतलब है? उस सिंटेक्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेकोरेटर। क्या कहते हैं? डेकोरेटर। इस डेकोरेटर का पर्पस क्या होता है? जब भी डेकोरेटर के नीचे कोई भी फंक्शन लिखा जाता है ना, जैसे मैंने इस तरह ये लिखा, अच्छा एक डेकोरेटर होगा उसके नीचे एक फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मुझे दूसरा कोई टूल बनाना है ना तो मैं क्या करूंगा? दोबारा फंक्शन अंडरस्कोर टूल लिखूंगा और उसके नीचे अपना एक नया फंक्शन बनाऊंगा इस तरह से। इट इज नॉट लाइक कि भाई मैंने एक दफा फंक्शन टूल लिख दिया और मैं 10 फंक्शन क्रिएट कर दिया। नो, मैं 10, 20, 50, 100, 500 जितने टूल्स चाहूँ एज अ फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने यूएस टू पी किया, यहाँ मैंने लिख दिया PSX इंडेक्स। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का करंट इंडेक्स बता दो। यहाँ भी मैंने जो भी लिख लिया, अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में देखेंगे, इसको अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। बस यही एक चीज़ बतानी है। क्या किया मैंने यहाँ पे? फंक्शन अंडरस्कोर टूल इंपोर्ट किया एजेंट्स की लाइब्रेरी में से और यहाँ पे अपने डेकोरेटर बना दिया। इसको डेकोरेटर होता क्या? जब भी डेकोरेटर के अंडरनीथ यानी नीचे आप कोई भी अपना फंक्शन लिखेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी रजिस्ट्री में चला जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इसकी रजिस्ट्री में चला जाएगा। अब जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा ना, तो क्या होगा? इसको फ्रेमवर्क आपके इस कोड को किस तरह ट्रीट करेगा? ये कोड चला, ओपन एजेंट्स एसडीके के पास गया, उसने सबसे पहले आपकी यूजर की क्वेरी देखी। अब गौर से सुनिएगा ये कोड किस तरह चल रहा है। सबसे पहले यूजर की क्वेरी जाती है एलएलएम के पास। सबसे पहले क्या होता है? यूजर की क्वेरी जाती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम के पास। एलएलएम इस क्वेरी को एनालाइज करेगा। एलएलएम क्या करेगा? इस क्वेरी को एनालाइज करेगा और फिर ये अपने आप से सवाल करेगा कि क्या मेरे पास इस क्वेरी को सॉल्व करने की खुद से सलाहियत है। एलएलएम खुद अपने आप को जवाब देगा।
कि क्या इस क्वेरी को, क्या ये जो क्वेरीज लिखी हुई है, क्या इनको सॉल्व करने की सलाहियत मेरे पास है? मैंने उसको बोला फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। एलएलएम ने खुद एनालाइज किया इस क्वेरी को, जवाब वो दे सकता था, उसने जवाब दे दिया कायदे आजम। मैंने उसको पूछा आज के डॉलर का रेट, उसने एनालाइज किया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को खुद भी यह बात पता है कि मेरे पास रियल टाइम डेटा नहीं होता, फिर वो चेक करेगा। अभी उसने थोड़ी देर पहले क्या जवाब दिया था? इररिलेवेंट जवाब दिया था। दिसंबर 2023 का अजीबोगरीब जवाब ले आया वो। मैंने उसको पूछा टॉप 10 स्टूडेंट्स, जवाब ही नहीं दिया उसने। अब जब एलएलएम, ये कोड सिनेरियो फ्लो समझना जरूरी है। जो मैं कहता हूं ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, वो यही कॉन्सेप्ट है। क्वेरी गई यूजर की एलएलएम के पास, रिक्वेस्ट गई, एलएलएम ने एनालाइज किया, सलाहियत थी जवाब देने की, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे दिया, लेकिन कन्वर्जन रेट के डॉलर का, बिटकॉइन का, टॉप 10 स्टूडेंट्स का कोई जवाब नहीं था। तो अब एलएलएम ने रियलाइज कर लिया कि भाई मेरे पास तो तरीका ही नहीं है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फ्रेमवर्क ये चेक करेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा टूल है, क्या मेरे पास कोई ऐसा टूल है जिससे मैं यूजर की क्वेरी का जवाब दे सकूं। अगर उसको ये टूल मिल जाता है, अगर उसको ये टूल मिल जाता है, कैसे मिलेगा? फंक्शन अंडरस्कोर टूल डेकोरेटर से उसको पता चलेगा कि भाई ये फंक्शन मेरे लिए बनाया गया है। तो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस चीज को, अब आपकी क्वेरी का जो जवाब है इस टूल से देगा। आपने यहाँ पे इनिशियलाइज पाइथन फंक्शन किया, इंपोर्ट फंक्शन टूल किया, प्ले राइट फंक्शन अंडरस्कोर टूल अबव द डिक्लेयर्ड फंक्शन। ठीक है, जो आपने खुद फंक्शन बनाया ना, उससे पहले ये टूल लगा दो। ठीक है, अब क्या होगा? अब एक चीज और बाकी है। आपके पास ये एजेंट की क्लास है, इसमें नेम का पैरामीटर है। ठीक है, इसमें क्या है? नेम का पैरामीटर है और इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर है। एक और पैरामीटर होता है हमारे पास, जो कि जिसका नाम क्या होता है? टूल्स। मॉडल नहीं होता, मॉडल डिफाइन करने के लिए लिखते हैं ना। टूल्स नाम का आपके पास एक पैरामीटर होता है। ठीक है, और ये टूल्स की टाइप क्या होती है? इज इक्वल्स टू लिस्ट। क्या टाइप होती है? लिस्ट। अब लिस्ट में आप क्या करेंगे? लिस्ट का क्या मतलब है? एरे। एरे में कितनी वैल्यूज आती है? मल्टीपल वैल्यूज आती है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे मल्टीपल टूल्स एक एजेंट पे डिफाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ लिखा टूल्स और यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम USD2PKR लिख दिया। ठीक है, अब आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? जो मैंने अभी इतनी स्टोरी सुनाई, थ्योरी बताई, वो एनालाइज करेगा आपकी क्वेरी को। आपकी क्वेरी का अगर जवाब देने की सलाहियत नहीं है उसके पास, तो वो इस टूल लिस्ट ऑफ टूल्स में जाके देखेगा। अब USD2PKR का जवाब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करें, इस कोड को देखें, अपने पास इम्प्लीमेंट करें, कोई सवाल है तो पूछें। मीनवाइल आप ये भी काम करें। 3:19 हो रहे हैं, 3:30 तक 11 मिनट है आपके पास, आप ब्रेक करें, क्योंकि 3:20 हो गए, हम 3:30 बजे एग्जैक्ट दोबारा शुरू।